नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट रोबिद एजुकेशन में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मैं आज माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, आज ये वीडियो मैं लेट बना पाया क्योंकि मैं कहीं काम से गया था। थोड़ा कॉलेज का मेरे यूटी टेस्ट चल रहे हैं, उनके चक्कर में ये थोड़ा मैं लेट हो गया। पर मैं आशा करता हूँ आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और आप अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आपको इस क्लास के माध्यम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए, मैं बढ़िया से एकदम नोट्स बना के लाया हूँ, आपको इसी से बढ़िया से समझाएंगे एकदम बढ़िया से। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं जितने अब तक स्पोर्ट हुए मैं सारे स्पोर्ट की एक प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और एक प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा जो टॉपिक्स वाइज होगी। मैं टॉपिक्स वाइज कुछ क्लासेस लेके आने वाला हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं और बाकी की बात हम लास्ट में कर लेंगे थोड़ा। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तंजानिया ने निम्नलिखित में से किस घातक विषाणु रोग के सर्वप्रथम प्रकोप की पुष्टि की है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र। आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे मित्र। इसका आंसर है मार्बर्ग वायरस। इसका मार्बर्ग वायरस है। इसका हम देखते हैं इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें, जैसे एक मिनट, जैसे हमारा अफ्रीका इम्पोर्टेंट फैक्ट में है, अफ्रीका के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है ना, WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मत्स्यदिसो मोएती ने कहा हम वायरस के प्रसार को रोकने और जल्द से जल्द प्रकोप को समाप्त करने के लिए नियंत्रण और उपयोग को तेज़ी से बढ़ाने के लिए सरकार के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा इनने कहा था। जो विश्व WHO के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर मत्स्यदिसो मोएती, इनका नाम है, इन्होंने कहा था। तो हम आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने एक रणनीति जोखिम मूल्यांकन किया जिससे पता चला कि देश संक्रामक रोगों के प्रकोप के लिए उच्च से बहुत उच्च जोखिम में है। और दूसरा है मार्बर्ग वायरस। ये जो मार्बर्ग वायरस है आमतौर पर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है जिसमें उच्च मृत्यु अनुपात 88% तक होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हमारा ये आगे चलते हैं, जो वायरस आमतौर पर फलों के जो चमगादड़ों से मनुष्य में फैलता है। जैसे जो फल हैं, फल पे चमगादड़ वगैरह बैठते हैं ना, तो उनके बारे में बता रहा है। जो वायरस है वो आमतौर पर फलों के माध्यम से भी फैलता है और जो चमगादड़ों से मनुष्य के में फैलता है। चमगादड़ उड़ते हैं तो वो जब रात में उड़ते हैं तो मतलब क्या कहते हैं, वो ऐसी कुछ छाया वाले पेड़ों पर जहाँ पे ठंडक होती है वहाँ पे आपने देखा होगा चमगादड़ लटके रहते हैं और वो चमगादड़ के माध्यम से ये वायरस फैल रहा है, ऐसा अमेरिकी वैज्ञानिक का मानना है। और संक्रमित लोगों सतहों और सामग्रियों के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ये क्या है ना, जो संक्रमित लोग हैं उनके अगर आप उनके संपर्क में आएंगे और जो सतहों और सामग्रियों जैसे कुछ चीज़ें हैं, फल वगैरह जैसे मतलब इसने लिखा है, और जो शारीरिक तरल पदार्थ हैं इनके संपर्क से क्या होगा, ये जो वायरस है ये फैलेगा। और इसके
कुछ और एक देखते हैं, जैसे जबकि वायरस के इलाज के लिए कोई टीका या एंटीवायरल उपचार स्वीकृत नहीं है, ये बात याद रखना। और सहायक देखभाल, पुनर्लीकरण और विशिष्ट लक्षणों के उपचार से बचने की संभावना बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे मित्र, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए के लिए कैबिनेट द्वारा कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप सभी को अगर आता है तो कमेंट में आंसर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे भाई बहन को ये क्लास अच्छी लग रही हो। इसका आंसर है बी, जो डीए कैबिनेट के द्वारा जो प्रतिशत है वो मंजूरी दी गई है सरकारी कर्मचारियों को 4%, तो इसका आंसर है। आगे चलते हैं, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बारे में देखते हैं, वो क्या है। देखो, ये 7वां केंद्रीय वेतन आयोग है, जिसके 7वां वेतन आयोग के अनुसार बताया गया है। इसमें हम देखते हैं, सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। ये जो महंगाई है सब भत्ता, ये 7वें जो केंद्रीय वेतन आयोग इसकी सिफारिशों पर है। और देखते हैं, और इसे जनवरी और जुलाई में द्विवार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। सबसे हालिया वृद्धि की घोषणा 28 सितंबर 2022 को की गई थी और यह 1 जुलाई 2022 से प्रभावी थी। ये जो भत्ता और योजना है, ये 7वें संस्करण इसके बारे में। और ये देखिए, महंगाई भत्ता क्या है। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का एक घटक है। जो महंगाई भत्ता है वो है क्या? वो महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का एक घटक है, जो उनके वर्तमान वेतन पर महंगाई के प्रभाव को कम करने का काम करता है। भत्ते की राशि कर्मचारी के मौलिक वेतन के प्रतिशत द्वारा निर्धारित की जाती है और यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IP पर निर्भर है। CPI-IP सूचना मासिक आधार पर सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कुछ और। जैसे हमारा अब तीसरा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलिए। तीसरा क्वेश्चन बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो जल्दी से मेरे साथियों इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है अमित शाह। उनके अब जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है वो है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। वैदिक हेरिटेज पोर्टल के बारे में हम जानते हैं, ये क्या है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार वैदिक विरासत पोर्टल में अब चारों वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। इन रिकॉर्डिंग में 4 वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं, जिनकी कुल अवधि 550 घंटे से अधिक है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं इसमें जो वैदिक विरासत पोर्टल का जो महत्व है, हम इसका महत्व देखते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व साथियों, देखो, पोर्टल से शोधकर्ताओं और विद्वानों और वैदिक विरासत में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन होने की उम्मीद है, जो उन्हें भारतीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण पहलू पर जानकारी के मूल तक पहुंच प्रदान करता है। और इसका शुभारंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने
की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। और परियोजना बृहत भारत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिनानंद जोशी ने बताया कि इंदिरा गांधी IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वर्तमान में बृहत भारत नामक एक परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 40 अन्य देशों के साथ भारत सांस्कृतिक संबंधों का दस्तावेजीकरण करना है, जो इसमें कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और मंगोलिया सहित इसमें 4 देश हैं, 40 अन्य देश हैं। और ये से मतलब कंबोडिया और वियतनाम, लाओस और मंगोलिया, इस समय ये 4 देश इनको भी मतलब इसमें साथ में रखा है। और इसका हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन में है RBI ने हाल ही में करूर वैश्य बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 30 लाख रुपए RBI ने जुर्माना लगाया है करूर वैश्य बैंक पर। हम जो करूर वैश्य बैंक क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। करूर वैश्य बैंक की शुरुआत वर्ष 1916 में करूर में की गई थी, जो उस समय एक विशाल कृषि पृष्ठभूमि वाला एक छोटा कपड़ा शहर था, जिसे मिट्टी के 2 प्रसिद्ध पुत्र श्री M.A. वेंकटरामा चेट्टियार और श्री अथि कृष्ण चेट्टियार द्वारा शुरू किया गया था। रुपए की बीज पूंजी के साथ एक उद्यम के रूप में क्या शुरू हुआ है। 1.20 लाख एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में विकसित हो गया है, जो अपने लाखों ग्राहकों को एक छत के नीचे वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। जो करूर वैश्य बैंक है इसके बारे में और जानते हैं 2 लाइन। करूर वैश्य बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका मुख्यालय भारत के करूरिन तमिलनाडु में है। और जो करूर वैश्य बैंक का जो शुद्ध लाभ है वो 55.97% बढ़कर अब 289.29 करोड़ रुपए हो गया। और कुल आय है वो 25.8% बढ़कर 2012.71 करोड़ रुपए हो गई है। और आगे देखते हैं, आगे 31 मार्च और 31 मार्च तक बैंक के पास 31 मार्च 2022 की बात हो रही है। 31 मार्च 2022 तक बैंक के पास केवल 789 का शाखा नेटवर्क और 2223 का एक ATM और कैश रिसाइकलर्स नेटवर्क था। और आगे चलते हैं, आगे हमारा जो 5वां क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक को PM लाइसेंस आवेदन PM नहीं, ये PA है, PA की बात हो रही है यहाँ पे। जो हाल ही में किस बैंक को PA लाइसेंस आवेदन को फिर से जमा करने के लिए RBI से राहत मिली है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है पेटीएम को राहत मिली है PAI लाइसेंस से आवेदन करने का। और इसके बारे में जानते हैं जो पेटीएम है। पेटीएम एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो नोएडा में स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है।
इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने 197 कम्युनिकेशन के तहत की थी। और पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद 18 नवंबर 2021 को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई, जो उस समय भारत में सबसे बड़ी पेशकश थी। अभी आगे चलते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रकार सार्वजनिक या टाइप पब्लिक क्या है वो हम जानते हैं। देखिए उद्योग इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडस्ट्री है वो वित्तीय प्रौद्योगिकी ई कॉमर्स है। और इसकी जो स्थापना हुई वो तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था 2010 में हुई थी, अगस्त, नई दिल्ली, भारत। वो वहाँ पे वो डाक की बात कर रहे थे, ये स्थापित है वो अगस्त में 2010 नई दिल्ली में, भारत में। और इसके जो संस्थापक हैं वो विजय शेखर शर्मा। और इसका जो मुख्यालय B121 सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में है। देखो मेरे दोस्त, आप याद रखना, जो पेटीएम है इसकी स्थापना 2010 नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश में है, B121 में। आगे चलते हैं, सेवा क्षेत्र भारत और जापान, उसके बारे में जानते हैं। देखो प्रमुख लोग हैं इसके, वो सीईओ, इसके सीईओ हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। उत्पाद मतलब ये क्या करता है, प्रोडक्ट। पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम पार्ट्स गेम, इस समय इस काम करता है ये। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। आपके किसी भी एग्ज़ाम को लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी बजा लें, ताकि कोई भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्त एक बात से याद रखना, मैं अभी कुछ कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। मैं स्पोर्ट, जितने भी अब तक स्पोर्ट हुए वो सारे स्पोर्ट में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें 2-3-4 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जितने भी हुए फुल डिटेल में, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ में नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए @अरविंद यादव, आपको मिल जाएगा वहाँ टेलीग्राम।